Welcome back. In this particular video we are again talking about 50 most important questions on data frame जिसे हम दो पार्ट्स में डिस्कस कर रहे हैं एंड दिस इज पार्ट नंबर 2. इसके प्रीवियस सेशन में हमने ऑलरेडी फर्स्ट 25 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है. यदि आपने उस वीडियो को मिस कर दिया है या आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पे उसका लिंक आपको मिल जाएगा. आपकी जानकारी के लिए एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि ये सारे क्वेश्चंस उन सभी स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं जो इन्फॉर्मेशन प्रैक्टिस ऑफ क्लास 12 के स्टूडेंट हैं या फिर वे सभी स्टूडेंट जो पाइथन पांडा एंड डेटा फ्रेम की प्रैक्टिस कर रहे हैं. ये सारे क्वेश्चंस बेसिकली यूनिट 1 ऑफ आईपी क्लास 12 के सीबीएसई द्वारा 2021 के प्रोवाइडेड सिलेबस के आधार पे मैंने रेडी किए हैं एंड आई होप आपके लिए ये सारे क्वेश्चंस नए होंगे एंड आई एम श्योर दैट इन्हें लर्न करने के बाद आपके डेटा फ्रेम के कॉन्सेप्ट्स एंड डाउट पूरी तरह से क्लियर हो जाएंगे. नमस्ते स्टूडेंट, दिस इज संजय एंड वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल टेक टिप नाउ. चलिए सीखते हैं और सीखने के साथ साथ समझते भी हैं. बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू दैट प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू आर विजिटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम या आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है. और यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर इट एज वेल. तो चलिए देखते हैं आज के सारे क्वेश्चंस और उन्हें हम कैसे सॉल्व करते हैं, उनका क्या आंसर होता है. नाउ द क्वेश्चन नंबर 1 इज सेइंग दैट व्हाट द फॉलोइंग स्टेटमेंट विल डिस्प्ले df.iloc इन ब्रैकेट 2:7 एंड 3. नाउ वी ऑल नो दैट कि अगर हमें किसी पर्टिकुलर डेटा फ्रेम से रो वाइज या कॉलम वाइज वैल्यूज़ को एक्सेस करना है तो उसके लिए हम ILOC मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं. ILOC मेथड का जब हम इस्तेमाल करते हैं तो इसके अंदर हमें प्रोवाइड करना होता है ऑब्वियसली रो इंडेक्स एंड कॉलम इंडेक्स का वैल्यू. जो फर्स्ट पोजीशन में जो या फर्स्ट आर्ग्यूमेंट होता है दैट इज ऑलवेज फॉर रो एंड द सेकंड आर्ग्यूमेंट इज ऑलवेज फॉर कॉलम. नाउ यहाँ पर जो पहला आर्ग्यूमेंट है इट इज सेइंग दैट डू 2:7. यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो स्टार्टिंग और एंडिंग वैल्यूज हम लेते हैं आइदर फॉर रो या कॉलम, उसकी जो एंडिंग वैल्यू होती है दैट इज ऑलवेज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द रिजल्ट वैल्यूज यू कैन से. तो इसका मतलब जब आप इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो जब आप यदि इंडेक्सिंग करें किसी डेटा फ्रेम की लाइक दिस, सो आप देखेंगे कि जब आप 2 करते हैं इट मीन्स इट इज टॉकिंग अबाउट द थर्ड रो. एंड जैसा मैंने आपसे कहा कि जब आप 7th पोजीशन पे पहुंचते हैं लाइक 4, 5, 6, 7 एंड 8 तो यहाँ पर ये 7 का मतलब होता है 8th नंबर ऑफ रो. लेकिन जैसे मैंने आपसे कहा कि ये 7 को एक्सक्लूड कर देगा इन द सेंस जो हमारा रिजल्ट होगा दिस विल बी डिस्प्ले 3rd to 7th रो एंड ऑब्वियसली फर्स्ट 3 कॉलम, बिकॉज जब आप केवल कॉलम 3 करते हैं तो ऑटोमेटिकली स्टार्ट्स काउंटिंग फ्रॉम 0. तो 0, 1, 2 इट मीन्स फर्स्ट 3 कॉलम बिकॉज 3 को ये एक्सक्लूड कर देगा. सो डेफिनेटली इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी दैट इज डिस्प्ले 3rd to 7th रो एंड फर्स्ट 3 कॉलम्स. Let's move to the next question now. It is actually question number 2. What will be output of the following code? हमने यहाँ पे एक डेटा फ्रेम रेडी किया है. आप देख सकते हैं यहाँ पे हम टपल को एज ए वैल्यूज पास कर रहे हैं हमारे डेटा फ्रेम में एंड इसके बाद नेक्स्ट लाइन में हमने लिखा हुआ है df.column इक्वल टू नेम कॉमा मार्क्स. इस क्वेश्चन में आपको इस क्वेश्चन को देने का जो बेसिक रीजन है वो ये है कि हम चाहें तो अपने डेटा फ्रेम की इंडेक्सिंग आइदर कॉलम वाइज या रो वाइज चाहे तो अलग से बाद में भी कर सकते हैं. चूंकि यहाँ पर हमने कोई भी इंडेक्स का मेंशन नहीं किया है तो जब आप इस कोड को एग्जीक्यूट करेंगे तो बाय डिफॉल्ट इसकी इंडेक्सिंग तो 0, 1, 2, 0, 1, 2 होगी रो वाइज एंड कॉलम वाइज. बट नेक्स्ट लाइन में जहाँ पे हमने लिखा हुआ है df.columns इक्वल टू नेम एंड मार्क्स, इसका मतलब ये है कि आपके जो डेटा फ्रेम के दोनों कॉलम है फर्स्ट कॉलम का नेम हो जाएगा आई मीन लेबल जो हो जाएगा दैट विल बी नेम एंड द सेकंड का जो लेबल होगा दैट विल बी योर मार्क्स. सो अकॉर्डिंग टू दिस हमारा जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा दिस विल बी नेम मार्क्स. ये वाला भी हो सकता है या ये वाला भी हो सकता है बट द फर्स्ट वन इज योर RAM, सेकंड इज योर 80. सो दिस विल बी ट्रीटेड एज 1 रो एंड दिस इज ट्रीटेड एज सेकंड रो. सो वी कैन से द करेक्ट आंसर इज माई ऑप्शन नंबर C where you can see name marks then 0 में RAM and 80 and 1 में Zon and 70. आई होप आपको इस क्वेश्चन का आंसर समझ में आ रहा होगा. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. Now here it is asking that which of the following statement is not correct. So let's see. पहला ऑप्शन है ITR items returns each column's value in form of series object. देखिए अगर आपको डेटा फ्रेम में इटीरेशन करना हो तो इसके लिए हमारे पास 2 मेथड्स होते हैं. वन इज कॉल्ड ITR items और दूसरा होता है हमारे पास आइटर रोज. आइटर आइटम्स के थ्रू हम कॉलम वाइज इटरेशन कर सकते हैं और रो के थ्रू ऑब्वियसली हम रो वाइज कर सकते हैं. लेकिन यहाँ पे एक खास बात ये होती है, फॉर एग्जांपल मैं एक डेटा फ्रेम यहाँ पे पहले रेडी कर लेता हूँ 0, 1, 2, 0, 1, 2. यहाँ पे आपने कोई भी वैल्यू डाली हुई है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 9.
तो जब आप ITR आइटम्स के थ्रू आप अपने डेटा फ्रेम को इटरेट करते हैं तो ये इंडिविजुअली कॉलम्स को क्या करता है, पहले एक सीरीज में कन्वर्ट करता है एंड उसके बाद इसे डिस्प्ले करता है. सो इट मीन्स दैट ऑप्शन 1 इज करेक्ट. Tail returns any number of bottom rows by specifying values of number of arguments. Yes, it is again correct because अगर आप लिखते हैं data frame dot tail एंड इसके अंदर आप स्पेसिफाई कर देते हैं नंबर ऑफ रोज, तो इसका मतलब ये बॉटम 2 रोज को आपको डिस्प्ले करता है. ट्रांसपोर्ट ऑफ डेटा फ्रेम इज अवेलेबल थ्रू डेटा फ्रॉम डॉट टी, दैट इज ऑल्सो करेक्ट. हम डेटा फ्रेम को ट्रांसपोज करने के लिए हमेशा डॉट टी एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करते हैं. Python integer type can store NaN values. That is actually wrong because integer type कभी भी NaN values को एक्सेप्ट नहीं करता है. इनफैक्ट अगर आप इंटीजर्स के साथ NaN values को किसी से फॉर एग्जांपल डेटा फ्रेम में इनपुट करते हैं तो ऑटोमेटिकली जो अदर इंटीजर्स होते हैं उनका टाइप चेंज हो जाता है एंड दे बिकम्स व्हाट फ्लोटिंग वैल्यू. सो इसका मतलब इंटीजर में कभी भी NaN वैल्यूज को स्टोर नहीं किया जा सकता. सो दिस डी ऑप्शन इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन. Let's move to the next question now. Now here it is asking that what will be the output of following code. Again you can see यहाँ पे हमने list nested list का यूज करते हुए यहाँ पे एक लिस्ट रेडी की है और उसकी बेसिस पे हम यहाँ पे एक डेटा फ्रेम रेडी कर रहे हैं और उसके बाद में इसे हम प्रिंट करने की कोशिश कर रहे हैं. सो ये जो लिस्ट है, द फर्स्ट लिस्ट एंड द सेकेंड लिस्ट एंड द थर्ड लिस्ट, दिस विल बी ट्रीटेड एज यू कैन से द इंडिविजुअल रो. सो द आंसर इज क्वाइट सिंपल. We can simply say the option C is the correct answer. This is my first list, this is second list and this is third list. जैसा मैंने आपको बोला ये एज ए रो ट्रीट होंगी हमारे डेटा फ्रेम के लिए. सो आई होप आपको इस क्वेश्चन का आंसर भी समझ में आ रहा होगा. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. Now here it is asking that to count total number of rows in a data frame we use what? सी हमारे पास बहुत सारे डिफरेंट एट्रीब्यूट्स भी होते हैं हमारे डेटा फ्रेम के साथ और कुछ फंक्शंस भी होते हैं जिनको यूज़ करके हम डिफरेंट टाइप ऑफ काउंटिंग कर सकते हैं हमारे डेटा फ्रेम के ऑब्जेक्ट्स के लिए. यहाँ पे ये बोलता है टोटल नंबर ऑफ रोज. जब हम काउंट फंक्शन को यूज़ करते हैं तो ये बेसिकली यू कैन से डेटा फ्रेम में अवेलेबल जितने भी नॉन NA वैल्यूज़ होती हैं उनको ये काउंट करने का काम करता है. जहाँ तक लेंथ की बात है, इट एक्चुअली काउंट्स व्हाट योर टोटल नंबर ऑफ रोज इन द सेंस हमारे पास कोई भी जो डेटा फ्रेम है लाइक 0, 1, 2, तो इसकी डेटा फ्रेम में जितने भी रोज की वैल्यूज़ हैं उन्हें ये अलग से लाइक 3 से 2 is 3, अगर ये सारे वैल्यूज़ इसमें अवेलेबल हैं तो उनको ये काउंट करके आपको रिटर्न करता है. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज ऑब्वियसली दिस लेंथ फंक्शन. जहाँ तक बात है वैल्यूज़ की तो ये बेसिकली आपके डेटा फ्रेम को रिप्रेजेंट करता है NumPy एरे के फॉर्म में. सो इसे भी आप ध्यान में रखेंगे एंड ऑब्वियसली ऑप्शन डी तो होगा ही नहीं. सो द करेक्ट आंसर इज लेंथ फंक्शन. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. नाउ हियर इट इज आस्किंग दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसिंग डेटा. सी डेटा साइंस में मिसिंग डेटा का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है क्योंकि जब आप डेटा साइंस में किसी एनालिसिस को करने जाते हैं और उस दौरान अगर आप मिसिंग डेटा को प्रॉपरली हैंडल नहीं करते हैं सो यू मे गेट एरोनियस रिजल्ट. सो उस दौरान जब मिसिंग डेटा के अंतर्गत हम किस टाइप की वैल्यूज़ को रखने की बात करते हैं तो ऑब्वियसली नल इज कंसीडर्ड एज व्हाट मिसिंग डेटा, NaN इज कंसीडर्ड एज मिसिंग डेटा एंड ऑब्वियसली नन को भी हम मिसिंग डेटा के फॉर्म में ट्रीट करते हैं. सो द करेक्ट आंसर विल बी डेफिनेटली ऑल ऑफ द एबव. सो आई होप इस क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आ रहा होगा. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. Now here it is asking that to access individual item from data frame DF, which of the following is not correct? हमारे पास डेटा फ्रेम है DF, उसके इंडिविजुअल आइटम को यदि आप एक्सेस करना चाहें तो इनमें से कौन सा है जो करेक्ट नहीं है. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम बात करते हैं LOC मेथड की या तो ऑब्वियसली इसके थ्रू हम इंडिविजुअल आइटम को एक्सेस कर सकते हैं. हालांकि LOC का जो यूज़ होता है वो बेसिकली रेंज ऑफ रोज एंड रेंज ऑफ कॉलम्स को देके उन वैल्यूज़ को एक्सेस करने के लिए होता है और बेसिकली हम इसका प्रयोग करते हैं जब हमारे पास रो लेबल्स और कॉलम लेबल्स होते हैं, हम इंडेक्स को नहीं जानते. लेकिन सपोज कोई डेटा फ्रेम है जहाँ पे आपने कोई भी रो लेबल या कॉलम लेबल नहीं दिया है, लाइक बाय डिफ़ॉल्ट उसकी इंडेक्सिंग कुछ इस तरह से हुई है और उस दौरान अगर आप इस कोड को एग्जीक्यूट करेंगे तो ऑब्वियसली ये सेकंड पोजीशन की जो वैल्यूज़ है उसे आपको एक्सेस करके दे देगा. हालांकि अगर इसके लेबल्स हमारे पास होते तो उस दौरान हम इसका प्रयोग कर सकते थे. सो दिस इज़ द करेक्ट वन. जब हम बात करते हैं df.iat22, इसका मतलब ये IAT भी हमें पता है इंडिविजुअल आइटम को एक्सेस करने के लिए किसी डेटा फ्रेम से हम इसका इस्तेमाल करते हैं और IAT में हम ऑब्वियसली इंडेक्स पोजीशंस को मेंशन करते हैं, चाहे वो रो इंडेक्स है और ऑब्वियसली कॉलम इंडेक्स है. सो दैट इज अगेन करेक्ट.
जहाँ तक बात है ऑप्शन नंबर सी की, तो .82, तो जैसे मैंने आपको बोला ये भी इंडिविजुअल आइटम्स को एक्सेस करने के लिए यूज़ करता है, लेकिन यहाँ पर भी हमें रो लेबल एंड कॉलम लेबल देना पड़ता है। बट जैसे मैंने आपको बताया कि कोई डेटा फ्रेम जहाँ पे कोई लेबल हमने मेंशन ही नहीं किया है रो लेबल या कॉलम लेबल के लिए, उस दौरान ये भी एक स्पेसिफिक वैल्यू को आपको एक्सेस करके देगा। जहाँ तक बात है df ब्रैकेट में 0,0, दिस विल बी द रॉन्ग वन, बिकॉज हम df के साथ इन ब्रैकेट कॉलम लेबल को प्रेजेंट कर सकते हैं, ना कि इंडिविजुअल आइटम के लिए कॉलम लेबल प्लस रो लेबल को। सो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। आई होप आपको इस क्वेश्चन का आंसर भी समझ में आ रहा होगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। नाउ हियर इट इज आस्किंग दैट फॉर गिवन डेटा फ्रेम df, दिस इज माई डेटा फ्रेम, यू कैन सी हियर इसके 2 लेबल्स हैं कॉलम के A एंड B और रो का डिफॉल्ट इंडेक्सिंग है। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग कोड df.tail2। सो df.tail2 का मतलब है टेल इज ए फंक्शन जो बॉटम 2 रोज को यहाँ पे डिस्प्ले करेगा। एंड एज यू कैन सी इसके 2 ऑप्शंस हो सकते हैं, या तो ये 2 3 के ऑर्डर में डिस्प्ले करे या 3 2 के ऑर्डर में रोज को डिस्प्ले करे। बट होता क्या है, जब आप टेल 2 डिस्प्ले करते हैं तो ये 2 एंड 3 के ऑर्डर में ही वैल्यूज को डिस्प्ले करता है। सो यहाँ पर ये ऑप्शन तो होगा नहीं, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। ऑब्वियसली 1 और 0 तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वो हेड के केस में हो सकता था। सो द करेक्ट आंसर इज योर बी। रिमेंबर ऑलवेज, जैसे मैंने आपसे कहा, बॉटम 2 का मतलब ऐसा नहीं है कि वो स्टार्ट करेगा, थर्ड को पहले लेगा, फिर 2 को लेगा, फिर 1 को लेगा। नो, 2 मैंने कर दिया मतलब बॉटम की जो 2 रोज हैं उनका ऑर्डर वही होगा जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। सो आई होप इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको समझ में आ रहा होगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। Here it is asking that which of the following is not iterative function of data frame। जैसा मैंने आपको आई थिंक पहले या सेकंड क्वेश्चन में आपको डिस्कस किया कि ITR rows is basically one iterative function with the help of which you can iterate through the row wise from the data frame, and using ITR items we can iterate from data frame obviously column wise, but there is nothing like ITR columns kind of function in data frame, and obviously D भी यहाँ पे नहीं होगा। So the option जो होगा इसका wrong, that will be my C, that is ITR columns. So this is the correct option for this particular question. Let's move to the next question now. Now here it is asking that which of the following statement is incorrect for adding new column cell in data frame employee। Now see, remember always one thing that जब आप कोई डेटा फ्रेम में कोई वैल्यू एक्सेस करते हैं और कोई एक ऐसा कॉलम आप देते हैं जो ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं करता है आपके डेटा फ्रेम में, सो दैट विल बी एडेड ऑटोमेटिकली इन योर डेटा फ्रेम। सो अकॉर्डिंग टू दैट पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट, जब आप लिखते हैं emp.cell एंड उसके अंदर आप वैल्यूज पास कर देते हैं 200 300, तो ये ऑप्शन जो है आई थिंक यहाँ पे रॉन्ग होगा। मैं इसके बारे में बाद में डिस्कस करता हूँ, पहले हम इनको देख लेते हैं। तो जब आप डेटा में जैसे कि मैंने कहा आप डेटा फ्रेम में कॉलम ऐड करना चाहते हैं तो आप LOC का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, .at का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और ऑब्वियसली असाइन मेथड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। से फॉर एग्जांपल आप LOC लेते और इसके अंदर आप सेल कर देते तो ये रो वाइज इसको असाइन करता या ऐड करता। .at में भी अगर आप .cell लेते तो ये बाय डिफ़ॉल्ट रो असाइन करता या रो को ऐड करता, लेकिन चूंकि हमने इसके सामने यहाँ पे कोलन दिया हुआ है जिसका मतलब फर्स्ट वाला जो है हमारा रो है एंड द सेकंड इज माय कॉलन, सो अकॉर्डिंगली टू दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट हमारा ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। एंड सिमिलरली जब आप .at में पहला ऑप्शन कोलन दे देते हैं मतलब आपने रो मेंशन कर दिया, और सेकंड में चूंकि आपने सैलरी डाला है जो ऑलरेडी इसमें डेटा फ्रेम में हमारे अवेलेबल नहीं है, तो ये ऐड हो जाएगा। सो दिस इज अगेन करेक्ट आंसर। एंड ऑब्वियसली .assign को यूज़ करके हम इस तरह से भी नया कॉलम ऐड कर सकते हैं। जहाँ तक बात है employee.cell, तो जब भी हम एम्प्लॉय के साथ डेटा फ्रेम का कोई भी आप ऑब्जेक्ट लेते हैं, उसके बाद जब आप डॉट लगा के कोई भी कॉलम का लेबल इस्तेमाल करते हैं, सो दैट इज़ नॉट बेसिकली फॉर एडिंग द कॉलम, दिस इज़ बेसिकली फॉर एक्सेसिंग द कॉलम। हम इसकी हेल्प से पर्टिकुलर कॉलम की वैल्यूज को डिस्प्ले कर सकते हैं। दैट्स वाई वी कैन से द ऑप्शन नंबर ए इज एब्सोल्युटली रॉन्ग फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। Here it is asking that which of the following statement is again not true. So the option A is saying that when values are assigned to column of data frame for non-existing column, it will be added automatically. That is absolutely correct. In ILOC, like slice and index position is excluded when given as start end. Obviously, that is also correct. Like if you say .ILOC and इसके ब्रैकेट में आप डालते हैं 2:5, so ये फर्स्ट
2, 3 एंड 4 को ही आपको डिस्प्ले करेगा. 5 will be excluded from the given you can say list. So the option number C is now, while creating a data frame from 2D dictionary, keys of all dictionaries must be same in number of the name. So that is again absolutely perfect. ये सेम होना चाहिए. अगर आप इंटरनेट डिक्शनरी बना रहे हैं तो उसमें जितनी भी कीज आपने दी हैं वो सारी सेम होनी चाहिए. Option number D is saying that by default in drop function of data frame, object value of axis is 1 always. No, it is not. जब आप किसी भी डेटा फ्रेम के साथ ड्रॉप मेथड को कॉल करते हैं तो बाय डिफॉल्ट ये रोज को डिलीट करता है. और रोज का मतलब ये रहता है कि एक्सिस की जो वैल्यूज होती है दैट इज ऑलवेज सेट टू 0. तो अगर आपके कॉलम वाइज वैल्यूज को डिस्प्ले डिलीट करना है, इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन वी कैन पास ड्रॉप और यहाँ पे हम लिख सकते हैं एक्सिस इक्वल टू 1. सो इस सिचुएशन में जो कॉलम्स हैं वो डिलीट होती हैं. ऑब्वियसली हमें कॉलम का लेबल या रो का लेबल तो पास करना ही होता है. सो बाय डिफॉल्ट एक्सिस की जो वैल्यू होती है दैट इज 0 इन ड्रॉप मेथड. So the option number D is not correct in this particular question. Let's move to the next question now. Now question number 12 is asking that df.head will display. Head obviously first जो टॉप की रोज होती हैं हमारे किसी भी डेटा फ्रेम की उनको डिस्प्ले करने का काम करता है. लेकिन जब आप df.head में कोई नंबर स्पेसिफाई नहीं करते हैं तो ये आपके डेटा फ्रेम की सारी ही रोज को डिस्प्ले कर देता है. अगर हम यहाँ पे लिखते हैं head 2 तो ये फर्स्ट 2 रोज को डिस्प्ले करता. आई होप आपको इस क्वेश्चन का आंसर भी समझ में आ रहा होगा. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. नाउ हियर इट इज आस्किंग दैट कंसीडर द फॉलोइंग डेटा फ्रेम एम्प्लॉय. यहाँ पर हमने एक एम्प्लॉय नाम से डेटा फ्रेम रेडी किया हुआ है एंड इसमें 2 कॉलम्स है ई नेम एंड डिपार्टमेंट एंड देयर आर 2 रोज जिनका इंडेक्सिंग हमने किया है E1 और E2 के नाम से. नाउ इट इज सेइंग दैट विच टाइप ऑफ एरर फॉलोइंग कोड विल प्रोड्यूस. हमने यहाँ पे लिखा है emp.loc कोलन, ये सही है. यहाँ पे हमने एक नया कॉलम डालने की कोशिश की है और इसकी वैल्यूज में हम डाल रहे हैं 200, 300 एंड 400. सो यहाँ पर आप देखिए हमने 2 ही वैल्यूज को कंसीडर किया है. तो जब ये नए कॉलम को यहाँ ऐड करने की कोशिश करेगा, नए कॉलम की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि इसके क्वेश्चन नंबर में भी 11 या 12 में हमने डिस्कस किया कि अगर कॉलम एग्जिस्ट नहीं करता है तो हम उसे ऐड कर सकते हैं यूजिंग LOC, यूजिंग at और यूजिंग assign. सो यहाँ पे चूंकि हम 3 वैल्यूज को पास कर रहे हैं सो दिस विल प्रोड्यूस व्हाट द वैल्यू एरर फॉर दिस पर्टिकुलर कोड. सो द करेक्ट आंसर इज वैल्यू एरर बिकॉज यहाँ पे इंडेक्स जो हो रहे हैं इंडेक्स के अकॉर्डिंग जो वैल्यूज हैं वो मैच नहीं होंगी. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. Now here it is asking that which of the following can be used to add a new column in existing data frame. So हमने already इसे discuss कर लिया है. तो now we all know that we can add with the help of LOC, you can say at and obviously df.column label. So the wrong answer is obviously .iloc because हम लेबल के थ्रू हम डेटा फ्रेम में ऑब्वियसली कॉलम्स को ऐड करते हैं. सो दिस ILOC में हम इंडेक्स पोजीशन मेंशन करके उसकी वैल्यू को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं. यदि आप लिखते हैं df.cell इक्वल टू से 100, 200 सो इट मीन्स दैट अगर ये एग्जिस्ट नहीं करता है तो ये ऐड हो जाएगा हमारे डेटा फ्रेम में. सो आई होप आपको इस क्वेश्चन का आंसर भी समझ में आ रहा होगा. सो द करेक्ट आंसर इज ऑब्वियसली ऑप्शन इज C. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. Now here it is saying that Astha has given following command to delete a column pub from book data frame like this, but she is not getting the desired output. Help her to select correct statement. In this question it is saying that delete a column pub. आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि अगर आप लिखते हैं book.drop then pub तो इसका मतलब ये कोशिश करेगा रो में खोजने की कि pub नाम की कोई रो एग्जिस्ट करती है या नहीं कर रही. तो चूंकि यहाँ पर ऑब्वियसली कोई पब के नाम से एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा है, इसमें क्लियरली मेंशन है कॉलम जो है पब हमें उसे डिस्प्ले करना है. तो इसका मतलब ये है कि हमें यहाँ पर डेटा फ्रेम के साथ जब हम ड्रॉप मेथड को कॉल करेंगे तो इस पब कॉलम के साथ हमें मेंशन करना होगा कि प्लीज चेक द कॉलम. तो इसके लिए हमें उसकी एक्सिस की वैल्यू को क्या करना होगा, 1 करना होगा, सो दैट ये क्या करेगा, कॉलम को डिलीट करेगा. सो इसका मतलब ये है कि जो ऑप्शन नंबर C है इस क्वेश्चन के लिए दैट इज द करेक्ट आंसर. आई होप ये भी आपको क्लियर हो रहा होगा. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. नाउ हियर इट इज सेइंग दैट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अगेन ट्रू. नाउ कौन सा करेक्ट ऑप्शन है इसमें. सो विथ ILOC बोथ स्टार्ट इंडेक्स एंड एंड इंडेक्स आर इंक्लूडेड इन रिजल्ट. तो हम इसे पहले भी देख चुके हैं तो ऑब्वियसली ये रॉन्ग है.
विथ LOC लाइक स्लाइसेस एंड लेबल इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द रिजल्ट। ऑब्वियसली ये भी रॉन्ग है क्योंकि LOC में जितने भी लेबल्स हम देते हैं एंड लेबल भी इंक्लूडेड होता है। ILOC में ऑब्वियसली एंड इंडेक्स क्या होता है, वो एक्सक्लूडेड होता है। विथ IAT वी कैन एक्सेस इंडिविजुअल वैल्यू फॉर ए रो कॉलम लेबल पेयर। अगेन इट इज रॉन्ग बिकॉज IAT के साथ में हम इंडिविजुअल तो वैल्यूज को तो हम एक्सेस कर सकते हैं, बट वहां पर हम लेबल की जगह यूज करते हैं इंडेक्स पेयर का। AT अगर यहाँ पे होता तब हम लेबल के बात कर सकते थे। सो दिस इज अगेन द रॉन्ग वन। नाउ टू एक्सेस इंडिविजुअल डेटा फ्रॉम ए डेटा फ्रेम वी कैन यूज रो इंडेक्स विथ डेटा फ्रेम डॉट कॉलम इन ब्रैकेट इन स्क्वायर ब्रैकेट। इट इज एब्सोल्युटली राइट कि अगर आपको किसी इंडिविजुअल डेटा को एक्सेस करना है, सपोज देर इज ए डेटा फ्रेम बाय द नेम ऑफ DF एंड इसका कोई एक कॉलम है से फॉर सैलरी, और इसके अंदर जाके आप इंडेक्स की पोजीशन मेंशन कर देते हैं, रो इंडेक्स दे देते हैं 2। तो सपोज दिस इज माय डेटा फ्रेम, मैं एक डेटा फ्रेम यहाँ पे रेडी कर लेता हूँ लाइक दिस। तो यहाँ पर ये क्या करेगा, जब आप इस कोड को एग्जीक्यूट करेंगे तो इस पोजीशन पे जो वैल्यू होगी सैलरी कॉलम और सेकंड नंबर के रो में, इस वैल्यू को ये एक्सेस करके आपको दिखा देगा। सो इसका मतलब द करेक्ट ऑप्शन इज ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर डी। आई होप आपको इस क्वेश्चन का आंसर समझ में आ रहा होगा। Let's move to the next question now. Here it is saying that consider following data frame class. यहाँ पर एक डेटा फ्रेम रेडी किया हुआ है हमने, एंड इसमें हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा सिंटेक्स करेक्ट नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 इज सेइंग क्लास डॉट LOC लोकेशन क्लास 1, दैट इज ऑब्वियसली रो लेबल। सो यहाँ पे देखिए ये रो लेवल एग्जिस्ट कर रहा है इसलिए करेक्ट है, एंड कोलन का मतलब ऑल दी कॉलम्स, तो इट इज राइट। क्लास डॉट LOC अगेन ऑल दी रोज बिकॉज हमने केवल कॉलम लिया हुआ है, एंड बॉय इज माई ऑब्वियसली कॉलम, सो दैट इज अगेन करेक्ट। ऑप्शन नंबर C इज सेइंग दैट क्लास डॉट LOC क्लास 1, येस इट इज अगेन करेक्ट बिकॉज फर्स्ट आर्ग्यूमेंट जो होता है वो हमेशा रो का होता है, इसलिए ये भी एग्जीक्यूट होगा। ऑप्शन नंबर D इज सेइंग दैट क्लास डॉट LOC बॉय, ये एब्सोल्युटली रॉन्ग होगा क्योंकि बॉय एक बेसिकली कॉलम लेबल है, और जैसा मैंने अभी पिछले ऑप्शन में बताया कि फर्स्ट आर्गुमेंट हमारा रो होना चाहिए या रो लेबल होना चाहिए। सो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी इज रॉन्ग। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। Now here it is asking that Ritika has created one data frame as given below, df equal to pd dot data frame dict1, but she doesn't know how to transport the data frame. So obviously इसका आंसर तो ऑप्शन नंबर ए ही होगा, df डॉट कैपिटल टी। मोस्ट ऑफ द टाइम हम कंफ्यूज होते हैं ट्रांसपोज और ट्रांसपोज में। याद रखिए कि जो ट्रांसपोज करते हैं तो इसके लिए हम यूज करते हैं एट्रीब्यूट का, और जो एट्रीब्यूट होता है दैट इज माई टी। आपको अगर ये फंक्शन के फॉर्म में अगर दे दे तो ये भी आपका रॉन्ग ही होगा, इस बात को आप जरूर ध्यान में रखें। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। Now here it is asking that to count non-NaN values of data frame we can use either size, length, count और values. So size को जब हम use करते हैं तो obviously ये आपको रिटर्न करता है total number of elements. So obviously ये तो होगा नहीं। Length की जब हम बात करते हैं तो it returns number of rows. जहाँ तक बात है काउंट की तो इसे हमने पहले भी देखा था कि ये एक्चुअली आपको काउंट करके देता है NaN वैल्यूज को, और वैल्यू जो होता है ये ऑब्वियसली किसी भी डेटा फ्रेम का numpy रिप्रेजेंटेशन रिटर्न करता है आपको। सो द करेक्ट आंसर इज ऑब्वियसली काउंट, यू कैन से द फंक्शन फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। नाउ हियर इट इज आस्किंग दैट फॉर गिवन डेटा फ्रेम, दिस इज माई डेटा फ्रेम, you can see there are two column labels A and B and rows are by default indexed. So what will be output of the following code? Print df colon A equal to 40. तो यहाँ पर एक बात है कि अगर कोई कॉलम एग्जिस्ट नहीं करता है तो वो ऐड हो जाता है, और जब हम कोई वैल्यू असाइन करने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पे चूंकि हमने सिंगल वैल्यू डाली हुई है, इसका मतलब ये जितनी भी रोज होंगी उन सब की वैल्यूज को क्या कर देगा, 40 कर देगा। So according to that particular concept we can say the option number D is the correct one, where you can see A will become what, 40 for all rows. So this is how we can understand answer of this particular question. Let's move to the next question now. Now here it is asking that a data frame is size mutable and value mutable. Yes, it is correct. And the axis equal to 1 identifies the column index of data frame. So इसका मतलब ये दोनों ऑप्शन बिल्कुल सही हैं। So according to that both are true is the correct option. अगर ये x इक्वल टू 0 होता तो ऑब्वियसली वो रो के लिए होता। एंड साइज म्यूटेबल का मतलब ये है कि आप डेटा फ्रेम का साइज जब चाहें चेंज कर सकते हैं, और वैल्यू को भी इसकी आप
एडिट करके चेंज कर सकते हैं। सो आई होप ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी ईजी होगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। Now here in this question it is saying that find the output of this particular code. It is very good question. You can see यहाँ पर हमने multiple dictionaries ली हुई हैं और उनको कंबाइन करके एक सिंगल डिक्शनरी लिया है और उसकी बेसिस पे हमने डेटा फ्रेम बनाने की कोशिश की और उसे प्रिंट किया है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल कंसीडर दिस कोड, जहां पर हमने D1 और D2 को इनर डिक्शनरी के रूप में ट्रीट किया है। हमेशा आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जब आप 2D डिक्शनरी का इस्तेमाल करते हैं किसी डेटा फ्रेम को रेडी करने के लिए, तो जो उसका आउटर लेबल होता है दैट इज ऑलवेज ट्रीटेड एज व्हाट योर कॉलम लेबल। तो पहली बात तो ये कि ये दोनों कॉलम लेबल हो जाएंगे। एंड जब आप D1 को देखते हैं तो इसका जो इनर की होता है दैट इज A एंड B, दे विल बी ट्रीटेड एज व्हाट रो। सो हम यहाँ पे रो बनाएंगे A और B। एंड जब D2 को आप देखते हैं तो यहाँ पर कॉलम A है, ऑब्वियसली वो तो हमारा रो A है, दैट इज ऑलरेडी मेड। एंड चूंकि यहाँ पे C एक नया रो आपको मिल रहा है तो दिस विल बी एडेड टू दिस डेटा फ्रेम। तो ये तो हो गई मेरी इंडेक्सिंग। एंड सिंपली इसके बाद इसमें आप सारी वैल्यूज को डाल सकते हैं। तो A इक्वल टू 10, सो वी कैन से 1 के लिए ये 10 होगा। ऑब्वियसली B का वैल्यू 20 है, सो हम यहाँ पे 20 असाइन कर देंगे। एंड नाउ इन दिस D2 इट इज सेइंग दैट A इक्वल टू 50, सो यहाँ पर ये 50 हो जाएगा। एंड C इज सेइंग दैट 30, सो दिस विल बी माई 30। नाउ डेटा फ्रेम में एक बात और आप ध्यान रखें कि जब आप इस तरह से कोई डेटा फ्रेम रेडी करते हैं और कोई वैल्यू अगर मिसिंग होती है तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे नैन जो है वो इंसर्ट हो जाता है। सो नाउ यू कैन सी करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज माई A। यू कैन सी हियर जो हमने यहाँ पर डिस्प्ले किया। सो आई होप इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको समझ में आ रहा होगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। Now here it is asking that what will be the output of following code again। ये फिर से हमने एक कोड लिखा हुआ है, इसका हमें आउटपुट डिस्प्ले करना है। दिस इज अगेन डिक्शनरी जहाँ पर ये बुक नेम है जो ऑब्वियसली मेरा कॉलम लेबल बन जाएगा, बुक नेम एंड ऑथर। सो दिस कैन बी द करेक्ट वन और यू कैन से दिस कैन ऑल्सो बी। यहाँ पर ये बोल रहा है C देन C++ कनेक्टकर एंड बालागुरु स्वामी। लेकिन यहाँ पर जब आप नेक्स्ट लाइन देखते हैं तो यहाँ पे इंडेक्सिंग जो हो रही है वो 1 और 2 से हो रही है। इसका मतलब 0 और 1 वाला तो होगा ही नहीं। ऑप्शन नंबर C जिसमें इंडेक्स 1 और 2 आपको दिख रहा है, दिस विल बी द करेक्ट वन and rest B and D is not correct for this particular question. So let's move to the next question now. Now here it is asking that given a data frame DF as shown below। यहाँ पर एक फिर से हमने डेटा फ्रेम बनाया है जिसमें 3 लेबल्स हैं, कॉलम्स हैं, रोल नंबर, नेम एंड मार्क्स, और इसके 4 रोज हैं। ऑब्वियसली डिफॉल्ट इंडेक्सिंग है उनकी। सो व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग कोड df.count। सो काउंट फंक्शन जैसा हमने आपसे कहा कि ये बेसिकली जो आपके डेटा फ्रेम में जितने भी वैल्यूज होती हैं उन्हें रो वाइज काउंट करके आपको डिस्प्ले करता है और उन वैल्यूज को डिस्प्ले करता है जो नॉन NA वैल्यूज होती हैं। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर होगा दिस विल बी रोल नंबर 4, बिकॉज रोल नंबर में ऑब्वियसली इस कॉलम में हमारे पास 4 वैल्यूज हैं तो ये रिटर्न करेगा दिस। एंड देन नेम जो है उसमें भी 4 नेम्स हैं जिसमें कोई NaN वैल्यूज नहीं है तो दिस विल बी द राइट वन। एंड मार्क्स में एक NaN है तो इसे ये इग्नोर करेगा और आंसर करेगा काउंटिंग 3 का। सो द मार्क्स विल बी 3। सो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर A विल बी द करेक्ट आंसर। So let's move to the next question now. Now here it is saying that to access the value of data frame using row labels we can use row label की बेसिस पे यदि हमें किसी डेटा फ्रेम की वैल्यू एक्सेस करना हो तो ऑब्वियसली उसके लिए हम यूज़ करते हैं LOC मेथड का, बिकॉज IAT में इंडेक्सिंग लगती है, LOC में इंडेक्सिंग लगती है। और जब आप AT लेते हैं तो वहाँ पर रो लेबल और कॉलम लेबल आपको दोनों मेंशन करना होता है। LOC में भी बाय द रूल हमें रो नंबर रो लेबल और कॉलम लेबल दोनों लेना होता है। बट अगर आप केवल रो लेबल को यूज़ करते हैं लाइक df.loc और इसके अंदर में आप केवल A डिस्प्ले कर देते हैं तो ये आपको रो की सारी वैल्यूज़ को डिस्प्ले कर देता है। सो दिस इज़ हाउ वी कैन अंडरस्टैंड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो नाउ आई होप मैंने ये जितने भी 25 क्वेश्चन इस सेशन में आपके साथ डिस्कस किए या आपको पूरी तरह से क्लियर हो रहे होंगे कि किस तरह से हम डेटा फ्रेम बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। और इसके प्रीवियस सेशन को मिला के जो हमने टोटल 50 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, मुझे ऐसा लगता है कि अब शायद कहीं कोई गुंजाइश नहीं बचनी चाहिए जो कि आपको डेटा फ्रेम से रिलेटेड चीज़ों में समझने में आपको कोई दिक्कतें पैदा करें या आप डेटा फ्रेम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व ना कर सकें।
मेरी कोशिश यही थी कि मैं आपको उन सारे एस्पेक्ट्स को दिखा सकूं इन क्वेश्चंस के माध्यम से, ताकि आप सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। तो चलिए फिर आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं नए सेशन में, ऑब्वियसली नए चैप्टर, नए कॉन्सेप्ट, नए सॉल्यूशन के साथ में। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग एंड डू कीप वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।